ये आपको पता है कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया ये वाला जो चैप्टर है इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? तो इससे कई बार एग्जाम के अंदर सीधे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये ऑल ओवर हमारे इंडिया के बारे में है। तो भैया इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन मिस मत कर देना, क्योंकि आज मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं ये सीबीएसई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, जिसमें कि ये क्वेश्चन देखो 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में 4-5 बार पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसमें बोला गया है कि व्हाई डिड द गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। इसके अगेंस्ट में क्यों था भैया? ये तो रिलीज करना ही था क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार था उनका। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो रॉलेट एक्ट उन्होंने लागू किया था, एक तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जल्दीबाजी के अंदर लागू किया था, जिसको कि हमारी जो इंडियन काउंसिल थी वो भी अपोज कर रही थी, फिर भी उन्होंने कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि यहां से उनका दिमाग खराब हो गया। फिर सेकंड ये था कि इस लॉ के तहत वो है ना किसी को भी प्रिजनर बना सकते थे, कि कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई भी है उसको बिना किसी रीजन के वो प्रिजनर बना सकते थे। थर्ड ये था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वो दबा सकते थे। भाई गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आने वाली थी, सो इसीलिए उन्होंने क्या करा भाई, सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। बस यही हमने लिखा है कि गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1990 ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री रीजन। जिसमें सबसे पहला है कि द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड हरीड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट्स द ओपोजिशन बाय इंडियन मेंबर्स, की जो हमारे इंडियन मेंबर्स थे वो भी अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पास किया। ये बात ध्यान रखना कि आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हो, ये जो पॉइंट्स मैंने बताएं कि पास्ड हरी बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट आता है कि द रॉलेट एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू गवर्नमेंट फॉर रिप्रेसिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द गवर्नमेंट कैन डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, कि 2 साल तक जेल में डाल दो, कोई मतलब ही नहीं, जिस वजह से उन्होंने सत्याग्रह यहां पे लॉन्च कर दिया। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि व्हाई डिड द गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। ऐसा क्या हुआ था भैया? सबसे पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया था, लोग है ना बहुत ज्यादा भड़क गए थे। एक चोरा चोरी वाला इंसिडेंट हो गया था जिसके अंदर कि 11 पुलिस ऑफिसर्स घायल हो गए थे, जिस वजह से गांधी जी को लगा कि भैया अब नहीं हो सकता ये बात। तो यही इंसिडेंट थे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो नॉन कॉर्पोरेशन, जब भी गांधी जी की बात करी जाती किसी भी क्वेश्चन में, अगर ज़्यादा नहीं जानते हो तो ये लिख देना कि भैया वो वायलेंट हो गया था। क्या लिखोगे आप? ये तो भैया वायलेंट हो गया था, इस वजह से गांधी जी ने इसे विड्रॉ कर लिया। देन फिर इसके बाद में कि वॉज टर्निंग इनटू वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। फिर इसके बाद में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि 11 पुलिस ऑफिसर्स एंड गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आफ्टर दिस इंसिडेंट। नेक्स्ट आता है कि इसमें कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने क्या करा कि विल नॉट विलिंग टू कंटिन्यू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ द मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन एंड दे वांटेड टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। भैया कुछ लोग थे जो कि बार बार अरेस्ट होने से परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला गांधी जी माफ करो, अब आप एक काम करो, इसको बंद कर लो, हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम काउंसिल में रह करके भी उनको अपोज कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि ऑपोजिशन में अभी करते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे अलग था, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। तो ये भी 3-4 बार पूछा गया। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो 1920 के अंदर लॉन्च हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस 1930 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अंदर क्या होता था कि इंडियंस वर आस्क्ड नॉट टू कॉर्पोरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कॉर्पोरेट ही नहीं करना था। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि नॉन कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेट ही नहीं करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। लेकिन वहीं पर ये जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस था ये से एक स्टेप ऊपर था, मतलब कि इसमें क्या था, इसमें +1 था। +1 क्या था कि भैया कॉर्पोरेट तो हमें नहीं करना, वर नॉट टू कॉर्पोरेट बट आल्सो ब्रेक द सिविल लॉस, की जो भी सिविल लॉस थे वो वहां पर ब्रेक करने थे, हमें नहीं मानने ये लॉ, हम नहीं मानते ब्रिटिश सरकार को। ये इसमें स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद में मूवमेंट जो कि मतलब कि चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से बंद हो गया था। और ये कहां पर जाके खत्म हुआ था? गांधी जी ने इस बार बोला अरे तू जा रे, लॉर्ड इरविन जो था ना उसके पैक्ट के बाद में खत्म हो गया। तो उन्होंने लिख के भेजा था या तो तू कर ले, अदरवाइज फिर मैं लॉ ब्रेक कर दूंगा। फिर उन्होंने लास्ट में लॉ ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ
ऑफ स्मॉल फार्मर्स था और यहाँ पर किसी का भी पार्टिसिपेशन नहीं था, ये बात थी बस। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सॉल्ट मार्च, कि वो जो सॉल्ट मार्च थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी। तो देखो इसकी टाइमलाइन समझो कि सॉल्ट मार्च कब और क्यों स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए, जो कि गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं लगाना था, जो कि एक अच्छी बात थी, उन्होंने थोड़ा दिमाग से सोचा। और फिर उन्होंने क्या करा कि वो जो लॉर्ड इरविन था उसको उन्होंने लेटर लिखा 11 डिमांड्स के साथ में, उनमें से एक थी कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स भी हटा दो, और वो हरामखोर माना नहीं था। तो जब वो नहीं माना था फिर उन्होंने साबरमती से एक अपनी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी थी, जिसको कि डांडी मार्च भी कहते हैं, साबरमती से लेकर के डांडी तक। फिर डांडी में जाकर के उन्होंने क्या करा कि जो समुद्र का पानी था उसको उबाला, उससे नमक बनाया, वहाँ से वहाँ का लॉ ब्रेक हो गया, क्योंकि वो जो लॉ था वो ये था कि ना तो आप सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अगर सॉल्ट मैन्युफैक्चर बाहर से आता है तो उसके ऊपर आपको टैक्सेस देने होंगे, जो कि गांधी जी को नहीं देना था। तो ये पूरी पूरी बात थी। तो अब हम लोग इसके अंदर लिखेंगे कि द मेन फीचर्स जो थे, सबसे पहले तो डेट इंपॉर्टेंट रहेंगी इसमें कि ऑन द 31 मार्च 1930 महात्मा गांधी जी सेंट अ लेटर टू विक्ट्री अर्विन स्टेटिंग द 11 डिमांड्स आउट ऑफ एबोलिशमेंट ऑफ सॉल्ट लॉ एंड सॉल्ट टैक्सेस वाज वन ऑफ देम। एंड फिर इसके बाद में आता है कि वहन जब ये जो लॉर्ड इरविन था ये नहीं माना था, डिड नॉट फुलफिल एनी ऑफ दिस डिमांड्स, महात्मा गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज होम इन साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में आता है कि वो कितना चले थे, ये जो डेटा है, जैसे कि ही वॉक फॉर 240 माइल्स विद द 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स फ्रॉम साबरमती टू डांडी एंड दे वॉकड फॉर 10 माइल्स अ डे फॉर 24 डेज। देखो ध्यान रखना कि कितनी दूरी की थी, वो थी 240 माइल्स की। उसमें कितने वॉलंटियर्स थे, 78 वॉलंटियर्स थे। और फिर उसके बाद में वो कितना चलते थे, 10 माइल्स पर डे चलते थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। और ये टोटल कितने दिनों के लिए चली थी, ये चली थी 24 डेज के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। और फिर उसके बाद में क्या किया, ही वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय बॉइलिंग अ सी वाटर। कब किया, 6 अप्रैल 1930 को। एंड दिस स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया एंड नाउ गांधी जी वांटेड इंडियन टू रिफ्यूज ऑल द ऑप्रेसिव कॉलोनियल लॉ, कि वो चाहते थे कि अब कोई सा भी लॉ तुम इसके बाद में मत मानो। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ डिड द कल्चरल प्रोसेस हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडियंस, एक्सप्लेन। और फिर उसके बाद में आता है कि हाउ डिड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको समझना होगा कि हमने जो स्टार्टिंग इंडिया की हुई थी, जैसे कि आप अभी भारत माता देखते हो, हमारे झंडे का कलर देखते हो, वो सब स्टार्ट कैसे हुआ था, किसने किया था, जो हमारा नेशनल एंथम था वो किसने लिखा था, वो एक जो हमारा देश प्रेम गीत है वो किसने लिखा था, वही सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो वही इसमें लिखा गया है कि जो कल्चरल, हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर है कि हम गाने से किसी को बताते हैं। हम जैसे कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमने भी भारत माता को एज ए माँ बताया। ठीक है, तो उसकी वहां पर इमेजेस हुई, तो ये सब आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा। तो ये हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द कल्चरल प्रोसेस, कहाँ आ गए भाई, अरे भैया बहुत पीछे आ गए जी, ये बड़ा परेशान करता है। ठीक है, तो भाई देखिए इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले बोलेंगे कि जो सबसे फर्स्ट जो इमेज ऑफ इंडिया वाज विजुअलाइज्ड एज अ भारत माता, किसने विजुअलाइज किया था, यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यहाँ पर भारत माता को विजुअलाइज किया था। फिर उसके बाद में आता है कि ही आल्सो मेड अ हाइमन। हाइमन क्या होता है, एक रिलीजियस सॉन्ग होता है, जो कि था वंदे भारत, वॉज रिटन बाय हिम इन 1870 के अंदर उन्होंने सॉन्ग बनाया था। एंड दिस हाइमन वॉज लेटर इंट्यूस्ड इन हिज नॉवल आनंदम एंड संग इन द स्वदेशी मूवमेंट्स इन बंगाल। की बंगाल के अंदर जो मूवमेंट्स होते थे उसमें वंदे भारत को गाया जाता था। और नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर ये जो हमारा जो आप झंडा आज देखते हो वो कैसे आया था, अ ट्राई कलर स्वदेशी फ्लैग यूजिंग रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइंड ड्यूरिंग अ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल विच हैड द 8 लोटस, ठीक है, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 प्रोविंसेस एंड अ सरसेंट मून फॉर सिंबलाइजिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर ये जो
tricolor Swaraj flag was designed by Gandhi ji in year 1921 using the colors red, green and white. ठीक है, इन्होंने फिर फाइनल जो हमारा आज झंडा है वो किस तरीके का है, रेड, ग्रीन और वाइट का. ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है. ये मतलब कि आप देखो, सबसे पहले जो हमारे जो मतलब कि हमारा जो झंडा था उसके कलर क्या थे, वो थे रेड, ग्रीन एंड येलो. अब क्या है, रेड, ग्रीन और वाइट. ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए.